चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक है द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और एक होता है द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। एक सादा कॉपर वायर के कंडक्टिविटी को या सॉरी रेजिस्टिविटी को मैंने जब ऑब्जर्व किया, मान लो आप वाई एक्सिस में रेजिस्टिविटी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस में आप ले रहे हैं टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं आप बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे जब मैंने ऑब्जर्व किया फॉर कॉपर, वो डायग्राम कुछ ऐसा आया, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अ कर्व्ड वन, है ना। ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन बोलिंग व्हाटएवर, और ये आपका एट T डिग्री सेल्सियस, सॉरी टेम्परेचर कैपिटल T जब रहेगा तब का रेजिस्टिविटी आपका रो। ओके, अब ऐसा ये देखा गया बेटा हमेशा कि रो माइनस रो जीरो, है ना, मतलब राइज इन रेजिस्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करती है। रो माइनस रो जीरो दो बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, नो डाउट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। मतलब क्या, तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो रो माइनस रो जीरो मतलब डिफरेंस तुमको नहीं लगता रेजिस्टिविटी में बढ़ेगा? अरे भाई टेम्परेचर यहाँ कम रख तो ये रो माइनस रो जीरो कम रहेगा। टेम्परेचर यहाँ रखो, रो माइनस रो जीरो बढ़ गया। टेम्परेचर और बढ़ाओ तो रो माइनस रो जीरो और बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई, वो देखी गई इनिशियल या रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनिशियल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूँ मैं, एट 0 रेजिस्टिविटी एट 0। बोले ये कैसा? मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर, दो मटेरियल है मेरे पास, एक मटेरियल ए और मटेरियल बी। फिलहाल मैंने टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने देखा कि भैया मटेरियल ए की रेजिस्टिविटी कितनी है। मैं मन से अपने कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलूँगा 10 यूनिट्स, 10 ओम मीटर इसकी है। मटेरियल बी की कितनी है? 12 इसकी रेजिस्टिविटी है। दोनों मटेरियल शेप साइज सब तरह से सेम है, सिवाय एक ही चीज़ के, वो है मटेरियल। डायमेंशन में हर तरह से कैसे है? सेम। इस वायर की जो लंबाई उस वायर की लंबाई भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ना। अब हर चीज़ सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है मटेरियल का। आपने क्या ऑब्जर्व करिए कि एट 0 डिग्री सेल्सियस मटेरियल बी की जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल ए की रेजिस्टिविटी से कैसा है? ज़्यादा है ना। एक मिनट ना, शायद एब्सोल्यूट स्केल पे चाहिए हो। हाँ एब्सोल्यूट स्केल है, सॉरी 0 केल्विन नॉट सेल्सियस, एब्सोल्यूट स्केल है वो। तो अब 0 केल्विन पे मैंने देखा कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है? कम है। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने 10 केल्विन तक के टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। आई एक्सपेक्ट कि भैया इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। मिसाल के तौर पे कि इसकी रेजिस्टिविटी बढ़कर अब हो गई है 15 ओहम मीटर, 15 ओहम मीटर, है ना। कितने से बड़ी? डिफरेंस कितने का आया? 5 का। मुझे लगा अरे पूरा वायर एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, इसकी वैल्यू 5 से बड़ी, तो इसकी भी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, 70 आया होगा। मगर जब मैंने यहाँ इसको देखा तो भैया ये देखता हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है मान लो 18 ओम मीटर, है ना। अब बताओ ये डिफरेंस कितने का आया? 5 का डिफरेंस, है ना। यहाँ डिफरेंस आया 5 ओम का और यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 6 ओम। तुमको नहीं लग रहा यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? इनिशियल रेजिस्टिविटी। 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन पे इसकी रेजिस्टिविटी कैसी थी? कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, इसीलिए इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी भी कैसी थी? ज़्यादा थी। ये समझ में आपको, है ना। तो भाई ठीक है,
मैं यहाँ बोला कि ये दो बातों पे डिपेंड करती है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा साथ में ऐसा लिख सकता हूँ रो माइनस रो ज़ीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ज़ीरो इंटू कैपिटल टी, है ना। फिर यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जो कि अल्फा से इंडिकेट किया जाता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये ग्रीक लेटर अल्फा है, अल्फा इंटू टी। और देखो ये याद रखना कि ये जो टी है कैपिटल टी ये राइज इन टेम्परेचर है, या फिर एक काम करता हूँ भैया, भरोसा नहीं, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है, ये क्या बेटा राइज इन टेम्परेचर है। तो फिर मैं कहूँगा ठीक है भाई, फिर हम कहेंगे कि ओके अल्फा की वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर रो माइनस रो ज़ीरो अपॉन रो ज़ीरो इंटू डेल्टा टी। ओके, तो इस तरह से ये अल्फा की वैल्यू आती है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसको आप कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। हर मटेरियल के लिए ये इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। वैसे अगर देखा जाए बिलो 300 डिग्री केल्विन 300 केल्विन सॉरी सेल्सियस, बिलो 300 डिग्री सेल्सियस हम ये देखते हैं कि अल्फा तकरीबन कांस्टेंट ही होता है। बिलो 300 डिग्री सेल्सियस अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, मगर 300 डिग्री सेल्सियस की अबाव देखा गया है कि अल्फा की वैल्यू में हल्का चेंज आता है। ठीक है, वो मगर तुम्हारे सिलेबस पे पार्ट में नहीं है, तुमको उस पर दूर पे तो जाना नहीं है, तुमको ये मान के चलना है कि अल्फा इज अ कांस्टेंट, क्योंकि आपको स्टडी उतना ही करना है। ठीक है, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अब ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग रहेगी, और हर चीज़ के हर मटेरियल के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, बस कब बदलती हो 300 डिग्री सेल्सियस के बाद। और मैंने क्या कहा वो तुमको स्टडी में नहीं, तुमको उतना दूर जाना नहीं। जो फॉर्मूला तुम्हारा रेजिस्टिविटी के लिए आया है एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला ये जो आपने देखा ना, ये चलो एक मिनट बता देता हूँ मैं इसको आगे और करके। मैं माइनस रो ज़ीरो को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रो ज़ीरो प्लस अल्फ़ा रो ज़ीरो इंटू डेल्टा टी, है ना। इस पे से रो ज़ीरो कॉमन निकालो तो रो इक्वल्स टू रो ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी म्हणजे काय राइज इन टेम्परेचर टी माइनस टी ज़ीरो हम लोग कह सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर आपका रो इक्वल्स टू रो ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए आया है एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला या पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट आप रेजिस्टेंस के लिए स्टडी कर सकते हैं। आर क्या है रेजिस्टिविटी, आर रो इज इक्वल्स टू क्या है आर ए अपॉन एल, है ना। अगर मैं रो की जगह हर जगह आर ए अपॉन एल डाल दूं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बड़ा होगा, रेजिस्टेंस बड़ा होगा क्या, रो एल अपॉन ए ऐसा है वो, हाँ आर ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अगर मैं हर जगह रो की जगह आर ए अपॉन एल डालूँ और थोड़ा थर्मल एक्सपांशन को इग्नोर करूँ, क्योंकि हम लोगों ने थर्मल एक्सपांशन पढ़े हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी कंडक्टर का किसी मटेरियल का एक्सपांशन होता है, मगर थर्मल एक्सपांशन को इग्नोर करूँ तो हर जगह आर के जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, रो डाल सकता हूँ, है ना। रो एल अपॉन ए कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या आपका आर। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सिमिलरली वी कैन राइट, ये मत लिखना ये वाला सारा सा स्टफ, ये सिर्फ बताने के लिए था, यहाँ से लिखना सिमिलरली वी कैन राइट R इक्वल्स टू आर ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना। R इक्वल्स टू आर ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसे आप इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं 1 ये आएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 लिखो ये जब तक के। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, ध्यान देंगे 2 मिनट। जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 केल्विन था। अगर मैं T1 की वैल्यू डाल भी दूँ
तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, 0 T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 ही रह जाएगा सिर्फ। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू RO 1 प्लस अल्फा T ओनली, है ना। इसको इस तरह से भी लिख के काम चलाया जा सकता है। अब अगर मैं दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स, अगर आप दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो R1 इक्वल्स टू RO 1 प्लस अल्फा T1 और R2 इज इक्वल्स टू RO 1 प्लस अल्फा T2। अब दोनों को डिवाइड करो, तो देयरफॉर मैं यहाँ लिखूंगा R2 अपॉन R1, RO क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अक्सर ये दिखा जाता है कि दो टेम्परेचर्स दिए जाते हैं, बोलते हैं कि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना था, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना आएगा ये पता लगाओ। मतलब R1 T1 देगा, T2 देगा और R2 पूछ लेगा तुमसे, है ना। या फिर क्या कर सकता है, R1 T1 और R2 दे देगा, मतलब दो रेजिस्टेंस देगा, एक टेम्परेचर देगा और पूछेगा कि दूसरा टेम्परेचर कितना है ये पता लगाओ, है ना। ये एक इस तरह से किया जा सकता है। अब जैसा कोई लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते कि डायरेक्ट R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जैसा ये वाला। देखो 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो दो अलग अलग रेजिस्टेंस थे ना, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लिख सकते क्या, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, क्योंकि ये तो डेल्टा T है ना, राइजिंग टेम्परेचर, और ये पुराना वाला रेजिस्टेंस और ये नया वाला रेजिस्टेंस और ये दो टेम्परेचर के बीच में का फ़र्क। तो ये वाले फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिख सकते क्या। देखो रिमेंबर वन थिंग, ये कब अप्लाई किए थे आपने शुरुआत में यहीं से अप्लाई किए थे ये, है ना। जब यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर क्या था 0 केल्विन, तब आपने ये अप्लाई किया था। तो ये सिर्फ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ये एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है ना, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। 90% प्रॉब्लम जो हमारे मॉड्यूल में है, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो इस मेथड से रिलेटेड आते हैं। मान लो इस मेथड से तुमने सॉल्व करके देखे और तुम्हारे ऑप्शन में नहीं आ रहा, एमसीक्यूज के ऑप्शन में नहीं है, तब जाके तुमको इस मेथड पे जाना है। तुम डायरेक्ट इस पे मत जाना। क्यों बताऊं क्या, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जिसमें दोनों मेथड के आंसर्स मौजूद हैं। अब तुम सोचो ये एक्यूरेट मेथड है, ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है ना, तो ज़्यादा सही कौन सा हुआ फिर, एक्यूरेट वाला, है ना। यू कांट गो फॉर दिस डायरेक्टली, है कि नहीं। मगर ये देखो एक बात बताऊँ, ये गूगल्स में भी है, मतलब गूगल्स के जो इतने अलग अलग है, कुछ लोग बोलेंगे इस हिसाब से कैलकुलेट करके निकाले हुए हैं, कुछ लोग ये हिसाब से कैलकुलेट करके निकाले हैं R2, मगर आपको प्राइमरीली यही चुनना है, ठीक है। अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा के अगर आपने नोटिस किया होगा ऊपर रेजिस्टिविटी है, नीचे भी रेजिस्टिविटी है मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो अल्फ़ा का जो SI यूनिट आता है वो आता है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, है ना, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर किसी बार अगर मुझे अल्फ़ा डिग्री सेल्सियस में लिखना हो और आपने कहा कि आंसर अपने को यहाँ टेम्परेचर केल्विन्स में चाहिए, तो क्या उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट नहीं करेगा, करना पड़ेगा, बता सकते इसके पीछे का रीज़न, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस और केल्विन स्केल कैसा होता है, सेम होता है। वेरी गुड। देखो इसीलिए जो पुराना बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है, पुराना बेस स्ट्रांग है, कई लोग उस पर अटक जाते हैं आके, है ना। कई जगह में लोगों ने सवाल किए हुए हैं कि भैया ये क्या वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी करके इसके अंदर। तो अगर आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से, आपने वहाँ पढ़े हुए अच्छे से, तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ये, तो सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी सेम रहता है वो, तो आपको वैल्यूज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और डायमेंशन तो आपको मालूम होगा, केल्विन इन्वर्स आ जाएगा फिर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। लिख लो ये पार्ट।
इसमें कैलकुलेशन ही बहुत वो जान पाते हो, है एक ही फॉर्मूला और वो कैलकुलेशन इतने जान पाते हो, बारीक बारीक कैलकुलेशन है उसके अंदर। Resistance of a thin silver wire is 1.0 ohm at 20 degrees Celsius. Full stop. The wire is placed in a liquid bath and its resistance rises to 1.2 ohm. Full stop. What is the temperature of bath? Question mark. Alpha for silver is 3.8 into 10 raised to power minus 3 per degree Celsius. Alpha for silver is 3.8 into 10 raised to power minus 3 per degree Celsius. तो मेरे को अगेन यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, R1 1 ohm, टेम्परेचर T1 at 20 डिग्री सेल्सियस, R2 आपका 1.2 ओम, टेम्परेचर T2 आपका क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अल्फ़ा दिया गया है 3.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। चलिए पहले टास्क कंप्लीट कर लो आपका वो लिखने का। अप्रॉक्सीमेट से भी निकाल सकते हैं, अभी फ़िलहाल अपने को कोई तो मेंशन है नहीं कि किस मेथड से निकालना है, ऑप्शंस तो नहीं है। दोनों से निकाल के देखो क्या फ़र्क आ रहा, कितने का फ़र्क आएगा आपके इसमें। देखो सबसे पहले मैं अप्रॉक्सीमेट से सॉल्व करके देखता हूँ। मेथड 1, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 is how much? 1.2. R1 is 1 प्लस अल्फा 3.8 और इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 ऑफ कोर्स 3.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। What about T2? T2 is unknown, we have to calculate it, and T1 is 20 डिग्री सेल्सियस। मैं आंसर सेल्सियस में रखूँगा, कुछ वैल्यू को सेल्सियस में डालता हूँ, आंसर भी सेल्सियस में जाएगा। तो देखो भाई सबसे पहले तो अगर मैं चाहूँ तो ये 1 से डिवाइड कर दूंगा तो 1.2 रह जाएगा, फिर यहाँ पर रहेगा 3.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 T2 माइनस 20
-3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा। 1.2 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 डिजिट आगे सरकेगा, वो होगा 1200/3.8 = t-20। फिर उसके बाद क्या है, ये -20 को आप इधर लेकर आएंगे तो 1200/3.8 + 20 = t। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3.8 का डबल कितना होता है? 76। तो 7.6 और ये 20 है तो 76 हो जाएगा। ये 1200 + 76 क्या हो जाएगा? फिर देखो t = 1276/38। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं 1276/38 कितना आएगा? (1276/38) ये आ रहा 33.57। आंसर में क्या है एक बार चेक कर लें दो मुझको। आंसर में तो 72.6 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कहाँ गड़बड़ हुई है भैया? अरे भाई ये 1 को तो भूल ही गए अपन, उधर जाके माइनस करेंगे ना वो, ये 0.2 होगा, ये 0.2 होगा, है ना। ये 1 जाके 1.2 - 1 होगा ना, 0.2। तो 0.2 हुआ, ये 0.2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 200/38 आएगा। तो 200/38 तो 200 + 276 आ जाएगा। 276/38। अब देखो कितना आ रहा, तो 276/38 ये आ रहा 7.26 एंड द आंसर इज 72.6। 3.8 तो ये आएगा 72.6 डिग्री सेल्सियस। 72.6 डिग्री सेल्सियस आई बस। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि मेथड 1 से हमने कैलकुलेट किए और इसका आंसर आया 72.6 डिग्री सेल्सियस। अब मैं मेथड 2 को भी ट्राई करूँगा, उसमें कितना फ़र्क आ रहा है चलो एक बार देख लेते हैं अपन। हमेशा नहीं करेंगे अपन, बस अभी एक बार ही कर रहे हैं अपन मेथड 2। तो R2/R1 = 1 + α/T2/1 + α/T1। R2 क्या दिया हुआ है? 1.2, R1 दिया हुआ है 1। तो 1.2/1 = 1 + α is how much? 3.8 into T2। 1 + 3.8 into T1 is how much? 20। चलिए ये तो 1.2 रह गया, क्या रहा? अरे हाँ 10⁻³ आएगा इनके साथ। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे पार्ट को इधर लेके जाओ। तो 1.2 × 3.8 इंटू 20 इंटू 10⁻³ + 1 ऑफकोर्स, और ये पूरा 1 इधर जाएगा तो 1 + 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू T2, है ना। मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा पार्ट इधर लेकर आया, 1.2 से मल्टीप्लाई किया और ये पूरा 1 जाके उससे मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब देखो भाई बातें चालू रहती है यार तुम्हारी। 1.2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2.4 आता, 24 आ जाएगा इंटू 10⁻³ प्लस 1.2। ओके, और यहाँ पर देखो कितना रहेगा, 1 + 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू T2। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना रहा? 3.4 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना रहा? हाँ 2.112 10⁻² प्लस 1.2 है ना।
1 + 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू T2। अब ऐसा है कि ठीक है भाई, अब 2.112 यानी कि 0.02112, एक बार चेक करना 3.24, एक बार चेक करो तो आप 3.8 × 24, वही तो मेरे को डाउट जा रहा है उस पर। 3.8 × 24, इट इज़ 91.2 और 91.2 ये गलत हुआ ना, ये वही, हाँ ये आएगा फिर 91.2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.0912 है ना। तो 0.0912 किसका, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा आज निकलना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो आप एक काम करो, आप इसको ट्राई करो वैल्यू, आप इस पर कैलकुलेट करके देखो ये T2 की वैल्यू क्या आती है, अपन कल डिस्कस करते हैं।